देखे थे, लेंथेनाइड श्रेणी देखे थे। यानी कल हम लोग लेंथेनाइड श्रेणी को खत्म किए थे, आज हम लोग शुरू करेंगे एक्टिनाइड श्रेणी। एक्टिनाइड श्रेणी क्या होता है ध्यान से समझिएगा। पहले हमारे पास एक्टिनाइड श्रेणी में थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक के तत्व आते हैं, जिसमें कौन कौन शामिल है? थोरियम है, प्रोटेक्टिनियम है, और सा सिंबल भी पहचान लीजिए आप लोग, है ना। थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, है ना, बर्किलियम, कैलिफोर्नियम, समझ रहा ना। फिर अस्मियम, सॉरी आइंस्टीनियम, और यह है फर्मियम, मेंडलीवियम, पकड़ लोगे, नोवेलियम, और फिर है लॉरेंशियम। ये इतने एलिमेंट्स हमारे पास कहाँ पाए जाते हैं? एक्टिनाइड श्रेणी में। ये पूरे 14 के 14 तत्व हैं, जो कहाँ शुरू होता है? 90 से लेकर के 103 तक हमारा चलता है। समझ आ गया? और 103 के बाद फिर कहाँ चला जाता है? डी ब्लॉक में। 103 के बाद 104 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब कहाँ चले जाते हैं? डी ब्लॉक में। जो लास्ट वाली सीरीज है 7वां आवर्त है हमारा, उसमें चला जाता है बाकी तत्व। समझ में आया? 103 तक ब्लॉक में चलता है, फिर डी ब्लॉक में एंट्री ले लेता है। तो थोरियम, एक बार फिर से समझिए, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्किलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम और नोबेलियम, फिर लॉरेंशियम। ठीक है ना। इतने एलिमेंट्स हमारे पास हैं 14 के 14। थोड़ा सा इसमें देखिएगा, इसमें थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक के कितने तत्व हैं? 14 तत्व हैं। ठीक है। इनको हम लोग कौन सा ग्रुप बोलते हैं? एक्टिनाइड समूह बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे डी ब्लॉक में ये किसके बाद तक के तत्व हैं? एक्टिनियम के बाद वाले तत्व हैं, यानी एसी वाले बाद, एसी के बाद के तत्व हैं। ठीक, कहाँ के? एसी। एसी का परमाणु क्रमांक 89 होगा। 90 के पहले कौन सा आएगा? 89 होगा। ठीक है ना। 89 होगा, यानी एसी हमारा कौन सा है? 89 है। और हमारा लेंथेनाइड वाले में, बोलो, लेंथेनाइड में एल का परमाणु क्रमांक क्या होगा? 57 होगा। ध्यान दिएगा। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा अब यहाँ पे क्या, इसमें थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक के कुल 14 तत्व हैं। ये रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। एक बात यहाँ पे समझ में आया, यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ये पता है ये कैसे तत्व होते हैं? रेडियो एक्टिव की क्या मतलब होते हैं? रेडियो एक्टिव का मतलब होता है ये लोग अल्फा बीटा गामा किरणें निकालते हैं। यहाँ लिखो ना, अल्फा बीटा व गामा किरणें निकालते रहते हैं। अल्फा बीटा गामा किरणें निकालने का मतलब क्या है? अगर इनको स्वतंत्र रूप से ऐसे रख दिया जाए तो इनसे क्या होंगे? विभिन्न प्रकार की किरणें निकलेंगी। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा और गामा। और ये जो अल्फा बीटा गामा किरणें होती हैं, ये अत्यधिक ऊर्जा वाली किरणें होती हैं। ये अत्यधिक ऊर्जा वाली किरणें होती है, इनके पास एनर्जी बहुत होती है। जैसे अल्फा ये बीटा है और गामा है ना। जैसे आप लोग जानते हो गामा किरणें बहुत ही खतरनाक किरणें होती हैं, गामा रेज, है ना। अगर गामा रेज किसी व्यक्ति के ऊपर लगातार गिरा दिया जाए तो मर भी सकता है ना। इतनी खतरनाक किरण है ये। तो ध्यान दीजिए, अल्फा बीटा गामा किरणें जहां से रिलीज होती हैं वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह और समस्यात्मक, लेकिन इसका यूज भी है बहुत ज्यादा मात्रा में, है ना। जैसे हम लोग गामा का यूज आज कहाँ कर रहे हैं? कैंसर के उपचार में कर रहे हैं, है ना। गामा कीड़े का यूज कहाँ करते हैं? कैंसर के उपचार में। किसी को मान लो कि कैंसर हुआ है तो वो क्या करता है? गामा कीड़े, अब सुनोगे किससे कहिए कराने जाते हैं लोग, तो सिकइयों के दौरान क्या करते हैं? गामा कीड़े वो लोग छोड़ते हैं इस पे, है ना। मान लो कि ये हैंड है या बॉडी का कोई भी मान लो पार्ट है, यहाँ पे कैंसर के छोटे छोटे कोशिकाएं हैं, उसमें क्या होता है? कुछ नहीं होता है। कोशिकाओं का क्या हो जाता है? बड़ा ग्रोथ हो जाता है ना। वो कुछ नई चीज थोड़ी ना है। उसमें क्या होता है? कोशिकाओं का बड़ा ग्रोथ हो जाता है, जिससे जब कोशिकाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो उसी को क्या करना होता है? डिस्ट्रॉय करना होता है। जब गामा कीड़े इस पे डाली जाएंगे तो कोशिकाएं क्या होती है? बहुत तेजी से नष्ट होती है। लेकिन समस्या ये होता है कि ये कोशिकाएं जब एक दूसरे से जुड़ी होती है ना, तो पता चला मान लो आप यहाँ तक नष्ट किए हैं तो अगले वाले में थोड़ा थोड़ा उसका इफेक्ट पहुंचा ही रहेगा। अगर आप इसको भी खत्म करोगे तो उसके आगे वाले में तो कहीं ना कहीं वो बार बार सिकइया कराने की जरूरत पड़ती है। अगर किसी व्यक्ति को मान लो कैंसर हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं इलाज है वो, तो कम से कम अगर आप उसका इलाज कराते हैं, ये सब काम कराते हैं, तो कम से कम उसकी आयु 10 से 15 साल आप बढ़ा सकते हैं, है ना। यानी उस व्यक्ति को 10-15 साल आप जिला सकते हैं। तो मेरा मतलब समझ आ रहा है ना। ये चीजें होती हैं कि हम लोग गामा किरण का यूज आज बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, जिसमें बीटा के ज्यादा अल्फा किरणों का यूज है। अल्फा किरणें भी अपनी अधिक ऊर्जा के नाम से जानी जाती हैं, है ना। इनकी विभेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। गामा किरणें लोहे की पतली सी छोटी सी चादर की अगर इस पार से डालोगे तो सोचो उस पार निकल सकती है। एक्सरे आप लोग करवाते हो ना, एक्सरे, है ना। एक्सरे से भी वेदन क्षमता ज्यादा होती है किसकी? गामा कीड़े की। एक्सरे सोचो हमारी बॉडी को पार कर जाता है, हमारी हड्डियों को भले नहीं पार कर पाता, लेकिन हमारे शरीर को क्या कर देता है?
पार कर जाता है। अगर एक्सरे हमारे शरीर को पार कर जाता है तो एक्सरे से भी खतरनाक कौन है? गामा किरण है। और ये सब कहां से मिलते हैं? हमारे एक्टिनाइड श्रेणी से मिलते हैं, है ना। जैसे यूरेनियम, देखो यूरेनियम एटम बम बनाने के काम में बहुत ज्यादा मात्रा में आता है ना। ये यूरेनियम है, अत्यधिक ऊर्जा की मात्रा निकाल सकता है। मतलब एक छोटा सा, अगर 1 ग्राम अगर यूरेनियम ले लिया जाए, 1 ग्राम यूरेनियम की बात कर रहे हैं, अगर रख दिया जाए तो एक आध गांव हमेशा वो ऊर्जा पाता रहेगा 1 ग्राम यूरेनियम से। इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है इसके पास, बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है ना। मतलब 1 ग्राम यूरेनियम जो होता है, हाँ यार 1 ग्राम समझते हो ना। 1 ग्राम माने मान लो कि एक का सिक्का होता है वो 5 ग्राम का होता है। जो एक का सिक्का होता है वो 5 ग्राम का होता है, उसका 5वां भाग अभी समझ लो। हाँ वही बता रहे हैं, इसमें यही तो खासियत है इसकी। अब यहां से क्या हो रहा है, 1 ग्राम यूरेनियम अगर आप जलाते हो, जो ऊर्जा निकलती है वो शायद 25-25 टन कोयला जलाओगे तो उतनी ऊर्जा निकलेगी। हाँ, इतनी कोयला जलाओगे तो जाकर के ऊर्जा निकलेगी। हाँ ऐसे ही है, एग्जैक्ट आपको देखना पड़ेगा, लेकिन इतना टन करीब कोयला जलाने में मतलब कुछ ऐसा है, इतना कोयला जलाओगे तो उसकी 1 ग्राम ऊर्जा के बराबर होगा। सोच लो कितने खतरनाक लोग इसमें बैठे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यह रेडियो एक्टिव जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? एक्टिनाइड श्रेणी में पाए जाते हैं। तो यूरेनियम इधर जो बनाए गए हैं, ध्यान देना, ये अगर ये स्वतंत्र रूप से हमारे पास नहीं पाए जाते, अगर इनको आप ऐसे सोचो मिट्टी में पड़े, लोहा वगैरह क्या होता है, मिट्टी मिल जाता है, चांदी लोहा सब खुदाई करते हैं तो लोग मिलते हैं, ये नहीं मिलेंगे आपको। ये सब नेचुरल नहीं है, ये सब बनाए गए हैं। ये सब तो कैसे हैं? नाम ही पढ़ो, इसका नाम है थोरियम, इसका नाम है प्रोटैक्टिनियम, इसका नाम यूरेनियम है। अब यूरेनियम के बाद जो तत्व आते हैं वो सब नेचुरल नहीं है, वो सब आर्टिफिशियल है, माने मैन मेड है, आदमी के द्वारा बनाया गया है। नामे देखोगे ना, नेपच्यूनियम किसी के नाम पे ऐसा लग रहा है, प्लूटोनियम ऐसा लग रहा है ये भी किसी के नाम पे, अमेरिसियम है ना, क्यूरियम ये भी क्यूरी के नाम पे पड़ा है, बर्किलियम ये भी देखो नाम, कैलिफोर्नियम ये भी नाम पे पड़ा है, आइंस्टीनियम देख रहा है ना, फर्मियम है ना, मेंडिलिवियम है ना, सब देखो नाम पे पड़े हुए हैं। और नोबेलियम और लॉरेंसियम सब नाम पे रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि ये सब लोग बनाए गए हैं। तो 92 के बाद आने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली हमारे आर्टिफिशियल होते हैं, यानी मैन मेड होते हैं। मैन मेड समझते हो ना, जो मानव के द्वारा निर्मित होता है। ये तत्व हमारे मानव के द्वारा निर्मित, इसलिए बहुत डेंजरस है लोग। और इनको अगर ऐसे आप रख दोगे तो धीरे धीरे इनका क्या होता रहेगा? क्षय होता रहेगा। क्षय का मतलब ये विघटित होते रहेंगे, अपनी किरणों को निकालते रहेंगे, नुकसान होता रहेगा, द्रव्यमान कम होता रहेगा और खत्म हो जाएगा। समझ आ गया? इसीलिए इनको स्वतंत्र रूप से नहीं रखा जाता, अगर जब जरूरत पड़ती है तो इसको बनाया जाता है। ठीक, सबसे ज्यादा उत्पादन यूरेनियम का अमेरिका, चाइना वाइना ये सब लोग करते हैं, है ना। इसीलिए उनके पास परमाणु बम बहुत है ना, चाइना वाइना के पास। तुका मार लेंगे इसी से करते हैं, कवाड़ी है ना। आगे क्या है, इनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बहुत ज्यादा, हाँ जैसे हमारा लैंथेनाइड श्रेणी में आप लोग देखे थे, लैंथेनाइड श्रेणी में भी विभिन्नताएं मिली थी, कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बहुत सारी भिन्नता मिल रही थी। एक क्रम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको देखने को नहीं मिला था, लेकिन ऐसे यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी क्या होती, बहुत अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है। और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को थोड़ा समझते हैं, ठीक है ना। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की क्या खासियत है, थोड़ा ध्यान देना। हम जानते हैं कि हमारे पास जो डी ऑर्बिटल होते हैं, क्या है मतलब इतना मानी से तो देखो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बहुत अधिक भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। और देखते हैं विभिन्नताएं क्या है हमारी, विभिन्नताएं क्या है हमारी, ठीक है ना। एक बात यहाँ बताने जा रहे थे आप लोगों को कि हमारे पास जो एफ ऑर्बिटल होता है, एफ ऑर्बिटल में कितने कक्षक होते हैं? बोलो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, सही है। 2 2 4 2 6 7। इसका मतलब है इसमें पूरे कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? आपको क्या दिख रहा है? पता, ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, फिर भी इसमें एफ कक्षक नहीं है। अर्थात अगर देखा जाए तो 5f0 है यहाँ पे। इसका मतलब एफ में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो पहली चीज एक्टिनाइड श्रेणी की खासियत है कि इसके पास जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करोगे तो हो सकता है कि एफ में 0 इलेक्ट्रॉन भी संभव हो, अर्थात इसमें किसी इलेक्ट्रॉन को देने की जरूरत न हो। दूसरी कहानी थोड़ा समझते हैं। एफ में आप देखो ध्यान से, 0 भी है
2 3 4 5 6 5 नहीं दिख रहा है आपको, 6 7 8 यानी 7 भी संभव है। कितना संभव है? यानी एफ के साथ 7 भी संभव है। थोड़ा ध्यान से समझना बात को। और फिर लास्ट में 14 भी दिख रहा होगा आपको, एफ के साथ 14। तो थोड़ा सा एक कंक्लूजन को समझो, यानी एफ के पास ऐसा भी हो सकता है कि इसका पूरा कक्षक क्या हो, खाली हो। फिर दूसरे वाले में क्या हो सकता है, दूसरे वाले में 7 हो सकता है भरा हो। चलो मान लो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से भरेंगे। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, भर दिया जाता है। फिर क्या करोगे, फिर क्या संभव है, 14 इलेक्ट्रॉन संभव है। तो 14 में क्या करोगे, पेयरिंग कर देते हैं। क्या कर देंगे, पेयरिंग कर देंगे। इसका मतलब यह ब्लॉक का जो एक्टिनाइड श्रेणी है हमारा, उसमें 0 भी संभव है, 7 भी संभव है, और साथ ही साथ 14 भी संभव है। समझ में आ गया? ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। यानी ये खाली भी हो सकता है, आधा भी पूरा भरा रह सकता है। बात को समझने की कोशिश करो, क्या बोल रहा हूं, आधा भी, आधा माने क्या, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित रह सकते हैं। इस तरीके से पूरा ये भरा रहेगा हमारा। 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर ये पूरा खाली रहेगा तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी F0 भी संभव है, F7 भी संभव है, और F14 भी संभव है। किसकी श्रेणी के लिए, एक्टिनाइड श्रेणी के लिए। ठीक, अब देखो विभिन्नताओं में हम लोग थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास F के पास 0 है, 6d2 और 7s 6d2 7s2। समझ आ रहा है? अब फिर दूसरे वाले में क्या करना है, दूसरे वाले में देखो ध्यान से, यहाँ पे F1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, F0 है ना। यहाँ सीधा क्या लिखा गया, F2 लिखा गया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। 2 यहां से पहले था डी में। अच्छा 7s2 हर जगह मिलने वाला, 7s2 को कोई मतलब नहीं रखना बहुत, 7s2 आपको हर जगह मिलने वाले हैं। क्लियर है ना? और आपको इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान से मैं पीछे लिखवाया भी था। क्या लिखवाया था यार, n-2 है ना, F1 to 14, 0 to 14 लिखे थे, क्या 1 to 14 लिख लो। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या लिखे थे, n-1 क्या, D0 to 1 लिखे थे। फिर क्या लिखे थे, 7, यानी आप लिख सकते हो NS2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया था फार्मूले में, है ना। तो फार्मूले का फॉर्मेशन बनाओ तो F भी है, D भी है और S भी है। तो देखो ध्यान से, F0 है, 6D2 है, 7S2 है। यहां पे क्या हुआ है, यहां पे इसमें एक कमी की गई है, इसमें एक कमी की गई है और इसमें 2 दिया गया। इसका मतलब एक परमाणु क्रमांक वाला बढ़ा और एक ये वाला बढ़ गया इसमें। फिर से समझो क्या बोला, 90 से 91 हुआ, 90 से 91 हुआ। इसका मतलब हुआ क्या है, यहाँ पे ये 0 था, अब यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया, और ये 2 से कितना होगा, 1 हुआ। इसका मतलब इसमें से एक निकल करके इसके पास आया, इसमें से एक निकल कर, क्यों आ रहा है, क्योंकि इनकी ऊर्जाएं जो होती है वो लगभग आपस में बराबर होती है। यानी 5F की जो ऊर्जा होती है लगभग 6D की क्या होती है, बराबर होती है। तो थोड़ा ध्यान दो, एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल करके इसमें आया और एक इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक वाला, इसके पास कितने हो गए, 2 हो गए। इसके पास एक की कमी हो गई, 7s2, 7s2 सब में रहेगा। अब देखो ध्यान से, 5F2 है, फिर 5F3 लिखो, फिर 5F4 लिखो, ये क्रमिक लिखो, C0 7s2 रहेगा। ये इतना समझ में आया? अब करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान दो, डी को गायब कर देना है। यहाँ पे जब डी को गायब करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अतिरिक्त जाएगा और एक परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। यानी ये 93 से क्या हो गया, 94 हो गया। 93 से क्या हुआ, 94, एक इधर बढ़ा और एक ये जो गायब हुआ है इसका वाला इलेक्ट्रॉन भी गायब हुआ। यानी 4 से तो 5 होगा ये, और 5 के साथ एक इसका भी आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। अब आपको कुछ नहीं करना, इतना 3 करने के बाद पूरा क्रमिक लिखते हुए जाना है, कोई परिवर्तन नहीं करना। ये देखो 5F6 7s2, 5F7, यानी 5F6 5F7 5F7। अब यहां पे थोड़ा देखो, ये है ना क्यूरियम वाले में, क्यूरियम वाले में क्या किया गया, फिर डी आ गया है। जब डी आएगा तो इसको भाई एक ठू देना पड़ेगा, तो जो 96 वाला एक ठू बढ़ोतरी हुई है उसी को हम इसको दे दिए हैं। समझ आ गया, ये ज्यों का त्यों रखे हैं, एक ठू बढ़ोतरी कर दिए, जब बढ़ोतरी करते हो डी वाला कच्चन। अब बाकी आपको क्रम में जाना है, 5F9 5F10 5F11 12 13 14 14 तक जाओगे। अब हम जानते हैं कि F में हम 14 के बाद 15 नहीं कर सकते हैं, तब हम फिर क्या करेंगे, 14 के बाद एक डी वाला लगा देंगे, हमारा ये क्या हो जाएगा, पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। फिर से एक बार देख लो सब लोग, यहाँ पे F0 था, यहाँ पे सीधा F2 आया। F2 कहां से आया, एक ठू परमाणु क्रमांक वाला बढ़ा है और एक ठू डी वाला बढ़ा है। ठीक, यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। फिर 4 के बाद सीधा 6 लिखा गया, 6 का मतलब डी को गायब किया गया होगा। जब डी को गायब करोगे तो क्या होगा, हमारा 6 हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक, तो 6 हो गया, फिर 6 के बाद 7 आओ,
फिर 7 और 7 को 2 बार लिखना है, 7 को 2 बार लिखना है। जो दोबारा वाले में लिखोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन किसको देना पड़ेगा, डी वाले को देना पड़ेगा, यही थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अब जब 7 वाले लिख लोगे फिर सीधा 7 के बाद 9 आना है, 9 10 11 12 13 14, 14 बाद 15 आता नहीं है, इसलिए आपको एक डी कक्षक बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ गया। अब दूसरा हेडिंग करेंगे इसमें, आयनिक आकार, तो ये